हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लॉकडाउन के इस पीरियड में ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में रिलीज़ कर चुका हूँ जो फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड थी। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। सो हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको पिछले वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह से डिफरेंशिएशन का यूज़ किया जाएगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर तो डिफरेंशिएशन का काफ़ी यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है। उसी तरह फिजिक्स के अंदर भी डिफरेंशिएशन का काफ़ी यूज़ है। कई जो डेरिवेशंस होते हैं वो विदाउट डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते हैं। जब आप फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे तभी आप डिफरेंशिएशन की जो एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशिएशन आना, इट इज़ कंपल्सरी टू यू एंड इट इज़ बेनिफिशियल टू यू। तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपको नहीं आता है तो आप कई जगह वीक हो जाएंगे। चाहे आपको कंसेप्ट आता होगा लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन? देखिए, डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट करना, किसी भी चीज़ को बांटना, किसी भी चीज़ को तोड़ना। तो इसमें दो कंडीशन है हमारे पास। पहली कंडीशन है फाइनाइट डिफरेंशिएशन की। ये फाइनाइट डिफरेंस होता क्या है? देखिए, फाइनाइट डिफरेंस कुछ नहीं, एक जनरल से टर्म है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू मैंने ली है x1 और दूसरी वैल्यू मेरे पास है x2। x1 की वैल्यू है 8 और x2 की वैल्यू है 6। तो डिफरेंस कितना होगा इन दोनों में? डिफरेंस होगा डेल्टा x इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 2। ये दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। क्लियर है? अब देखिए, इसकी हम एक डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, द एक्चुअल एंड फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज विच हैज लार्ज डिफरेंस बिटवीन देम। दैट मीन्स कोई भी ऐसी दो वैल्यूज जिनके बीच में एक गिना जा सकने वाला डिफरेंस हो। जैसे कि यहाँ पे हमने 8 माइनस 6 किया तो हमें 2 मिला है, तो इसी को हम फाइनाइट डिफरेंस या एक्चुअल डिफरेंस बोलते हैं। और इसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इस डिफरेंस को? डेल्टा से। देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज थी x1 और x2। जब मैंने लिखा डेल्टा x, दैट मीन्स मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? फाइनाइट डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आगे हम बात करते हैं इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस के बारे में। ये इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस क्या चीज़ है? मैंने यहाँ लिखा है इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस, और जैसे हम फाइनाइट डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह से इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, वेरी स्मॉल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट टू जीरो बिटवीन टू वैल्यूज। फिर से मैं रीड करता हूँ, वेरी स्मॉल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट टू जीरो बिटवीन टू वैल्यूज बट इट शुड नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली जीरो। कहने का मीनिंग ये है कि आपके पास कोई ऐसी दो वैल्यूज हैं जिनके बीच में अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस जीरो के बराबर आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस जीरो के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स 0.000000001 इस तरह का कोई डिफरेंस अगर आपको मिल रहा है तो, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं है, तो उसे आप इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस कहते हैं। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? उस डिफरेंस को उसको डी से या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? चलिए हम यहाँ पे लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये फंक्शन ऑफ x है, ये आप जानते हैं, पहले हमने फंक्शन में डिस्कस कर लिया है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो डिफ्रेंशिएशन करने पर मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? देखिए, फंक्शन को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स से।
डिफ्रेंशिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिफ्रेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से, वाई डॉट से, या डी वाई बाई डी एक्स से, या डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स से। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि हमने y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया है और फंक्शन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया है। ये क्या है किसी के रेस्पेक्ट में किसी का डिफ्रेंशिएशन करना, किसी का डिफरेंस फाइंड करना किसी के रेस्पेक्ट में? चलो मैं ये है क्या, इसको हम समझते हैं। देखिए हमारे पास एक स्केल है, मैंने एक स्केल लिया है जिसकी लेंथ है y मीटर। ये एक मीटर स्केल है और इसकी लेंथ है y मीटर। इज इट क्लियर? y मीटर इसकी लेंथ है, लेकिन मैंने इसको कई मल्टीपल डिविजन्स में डिवाइड किया है। मैंने इस स्केल के कई डिविजन्स कर दिए हैं और ये जो मैंने डिवीजन किए हैं 100 डिविजन्स किए हैं। मैं यहाँ पे 100 डिविजन्स बना नहीं सकता, इसलिए मैंने कुछ ही डिविजन्स यहाँ पे बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये अलग अलग डिविजन्स हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। दो जो लाइन है उनके बीच में जो गैप होता है उसको हम डिवीजन कहते हैं। तो ये जो डिविजन्स हैं ये 100 डिविजन्स हैं। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिखी है y1 और यहाँ वैल्यू लिखी है y2। तो दो वैल्यूज़ हैं और दोनों वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस है, डिवीजन का जो डिफरेंस है वो हर एक डिवीजन के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ के लिए डिवीजन की वैल्यू अलग रखूँ, यहाँ के लिए वैल्यू अलग रखूँ, यहाँ के लिए वैल्यू अलग रखूँ। सभी की जो डिवीजन की वैल्यू है वो सबकी सेम है। तो जब मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज़ ली हैं y1 और y2, तो मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है y2 माइनस y1 इक्वल्स टू dy। अब ये काफ़ी स्मॉल डिफरेंस है, ये डिफरेंस काफ़ी स्मॉल है मीटर के रेस्पेक्ट में। ये वैल्यू मैंने काफ़ी स्मॉल ली है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 इक्वल्स टू dy। अब मैंने आपसे कहा था कि मैंने कितने नंबर ऑफ डिविजन्स लिए हैं? 100 नंबर ऑफ डिविजन्स लिए हैं। अगर मैंने 100 नंबर ऑफ डिविजन्स लिए हैं तो टोटल y मीटर मुझे कब मिलेगा? जब मैं dy से 100 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे y मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक इसी तरह मैंने यहाँ पर एक दूसरा स्केल लिया है, जो स्केल मैंने डिफाइन किया है x सेंटीमीटर से। इस स्केल को मैंने डिफाइन किया है सेंटीमीटर स्केल से। ये एक सेंटीमीटर स्केल है। सेंटीमीटर स्केल जो है उस सेंटीमीटर स्केल को भी मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर पार्ट की, हर डिवीज़न की वैल्यू सेम है। ठीक पहले वाले स्केल की तरह मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज़ ली हैं x1 और x2, और मैंने यहाँ पे लिखा है dx इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 10 डिवीज़न लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा x इक्वल्स टू 10 इंटू डी एक्स। मतलब जितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं उन सभी को मुझे एक डिवीजन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो ये लेंथ कितनी है? x सेंटीमीटर लेंथ है। क्लियर? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। We want to make a box of length dy with many number of boxes of dx length। मैंने यहाँ पे क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि मुझे एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ dy हो। कैसा बॉक्स बनाना है? जिसकी लेंथ dy हो। लेकिन मेरे पास जो बॉक्स अवेलेबल हैं वो dx लेंथ के बॉक्स अवेलेबल हैं और उन्हीं dx लेंथ के बॉक्स से मुझे dy लेंथ का बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो ऐसे मुझे कितने dx लेने होंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरह से मल्टीपल बॉक्सेस मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस किए हैं। मतलब आपको कितने भी बॉक्सेस लेने पड़ सकते हैं। तो अगर मैं इनमें एक रेशो फाइंड कर लूँ तो मुझे पर्टिकुलर वैल्यू पता लग जाएगी कि मुझे dx के अंदर कितने नंबर कि मुझे dy लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ dx लेंथ के बॉक्सेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? अब देखते हैं। मैंने dy बाई डी को डिवाइड कर दिया है। dy बाई डी को मैंने डिवाइड कर दिया है। आपके पास dy की वैल्यू यहाँ से आएगी और dx की वैल्यू यहाँ से आएगी।
दोनों वैल्यूज़ आपको पता है, आपने पहले कैलकुलेशन कर ली है। देखिए dy बाई डी एक्स को जब मैंने dy में जब मैंने dx को डिवाइड किया है तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला y अपॉन 100 डिवीज़न x अपॉन 10। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन एक्स, और मुझे जो मिलेगी वैल्यू वो होगी 1 अपॉन 10 इंटू वाई अपॉन एक्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ वाई, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, y इक्वस टू 1 मीटर, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, और x की वैल्यू मैंने लिखी है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? जब मैंने ऐसा किया तो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट की, और यहाँ से मुझे dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली है, 10। कितनी मिली, 10। तो कहने का मीनिंग ये है कि मुझे 10 बॉक्सेस चाहिए dx लेंथ के, तो उससे जो dy है उसकी लेंथ मुझे मिल जाएगी। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब ये है कि हमने एक स्केल को या एक टर्म को या एक वैल्यू को दूसरे स्केल से कंपेयर किया है। हमने एक स्केल को दूसरे स्केल से कंपेयर किया है कि इस स्केल के और दूसरे स्केल के बीच में क्या रिलेशन है, कौन किससे किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, x कर रहा है। किसको कर रहा है, y को कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे डबल डिफरेंशिएशन के बारे में। डबल डिफरेंशिएशन है क्या चीज़? देखिए एक बार जो डिफरेंशिएशन आपने किया वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डबल साइन यूज़ में लेने पड़ेंगे। इस तरह से एफ डबल डैश एक्स वाई डबल डॉट डी डैश वाई अपॉन डी एक्स डैश और डी डैश अपॉन डी एक्स डैश एफ एक्स, या हम इसको कह सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये जो भी साइंस मैंने आपको बताए हैं वो डबल डिफरेंशिएशन के बताए हैं। दैट मीन्स आपको पहले तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा, देन आपको फिर से उसका डिफरेंशिएशन करना है जो आपको डिफरेंशिएशन के बाद रिजल्ट मिला है। आई होप यू गोट इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में। एवरेज रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है? ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेल्टा वाई में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में। ये रेशियो क्या बता रहा है, डेल्टा वाई में क्या क्या चेंज आ रहे हैं डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखें इस ग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इस ग्राफ में दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दो एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर दो वैल्यूज़ हैं, एक एक्स है मेरे पास और एक है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरह वाई एक्सिस पे दो वैल्यूज़ हैं, वाई और वाई प्लस डेल्टा वाई। मैं ये कह सकता हूँ कि वाई प्लस डेल्टा वाई और वाई के बीच में जो डिफरेंस है वो डेल्टा वाई है, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स है। क्लियर? यहाँ पर एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। एक्चुअल में ये जो लाइन है क्यू आर वाली जो लाइन है, ये क्यू है ये आर है। ये क्यू आर की जो लाइन है, ये लाइन आपको बता रही है डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस, और ये लाइन आपको बता रही है डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस। लेकिन एक्चुअल में ये हमारा कर्व है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिस पे बेस्ड सारी कैलकुलेशंस हैं, सारे कंसेप्ट हैं। ये हमारा कर्व है पी क्यू कर्व, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए
यहाँ पर एक डिफरेंस मुझे मिला है वाई एक्सिस पे और एक डिफरेंस मुझे मिला है एक्स एक्सिस पे। अगर मैं यहाँ डेल्टा वाई फाइंड करना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा ही लिखते हैं। अगर मुझे y लिखना हो तो मैं y को क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स। ठीक उसी तरह अगर मुझे डेल्टा y फाइंड करना है तो डेल्टा y फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, डेल्टा y फाइंड करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यही मुझे लिखना होगा। अब अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालना चाहूँ तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू होगी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इज इट क्लियर टू यू, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और ये जो स्लोप है ये स्लोप है पी क्यू पर, ये स्लोप है पी क्यू पर, ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये स्लोप टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर स्मॉल चेंज वी हैव टू पुट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। मैंने यहां लिखा है कि अगर डेल्टा एक्स में चेंज होते होते इतना चेंज हो जाए कि डेल्टा एक्स की वैल्यू लगभग लगभग जीरो के आसपास चली जाए, लगभग लगभग जीरो तक चली जाए, लेकिन जीरो ना हो, तब उस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूं कि माइनर सा डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में, और उस कंडीशन में डेल्टा एक्स चेंज हो जाएगा डी एक्स में और डेल्टा वाई चेंज हो जाएगा डी वाई में। अब आपको समझ में आया फाइनाइट डिफरेंस और इनफाइनाइट स्मॉल डिफरेंस के बारे में। जैसे जैसे मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी कम कर दूंगा कि वो लगभग लगभग जीरो के आसपास चली जाए, लेकिन जीरो ना हो, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए, तब उस कंडीशन में डेल्टा वाई की वैल्यू भी काफ़ी कम हो जाएगी और तब हम ये कहेंगे डेल्टा एक्स को डी एक्स कहेंगे और डेल्टा वाई को डी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई का, सॉरी ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वाई का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ डैश एक्स से, या हम इसको कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे ही हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के लिए लिमिट पुट कर देंगे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? हम इसको ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे, ग्राफ से कैसे इसको समझा जा सकता है। आगे चलें। देखिए अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। ग्राफ के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ हम पहले देख चुके हैं, वही ग्राफ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे कैसे वैल्यू चेंज होती है और कैसे कैसे ये कन्वर्ट होती है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, बात करते हैं इस ग्राफ के बारे में। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, एक टर्म लिखी है मैंने सेकेंड। सेकेंड क्या था, सेक थीटा जिसे हम कहते हैं। सेकेंड मैंने लिखा है, यहाँ लिखा है ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो ग्राफ में जो सेक थीटा होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है कि कोई कर्व है, ये यहाँ पर हमारे पास एक कर्व है, यहाँ पर हमारे पास एक कर्व है और इस कर्व को एक स्लोप पी क्यू से कट किया जा रहा है दो पॉइंट पे। दो पॉइंट है हमारे पास पी और क्यू, इसको ये कट कर रहा है स्लोप। तो इसी स्लोप को हम सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी स्लोप को हम सेकेंड कहते हैं। ठीक है, अब नीचे एक टर्म और है, उसे भी हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स टेन थीटा। टेन थीटा मैंने लिखा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स।
कहने का मीनिंग ये है कि जब हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स पे डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिमिट पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसे समझें, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है, तो उसके लिए हमको ये ग्राफ देखना पड़ेगा। चलिए इस ग्राफ को देखते हैं, इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में देखते हैं ग्राफ में क्या क्या बताया हुआ है। सबसे पहली कंडीशन जो हम देखें इस ग्राफ में, वो सबसे पहली कंडीशन ये कंडीशन थी जहाँ पर ये जो स्लोप था वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने डेल्टा एक्स को कम कर दिया। डेल्टा एक्स को कम किया तो कैसे किया, हमने एक्स की वैल्यू कम करना स्टार्ट किया। कहाँ से किया, इधर से किया। जब हम डेल्टा एक्स की वैल्यू को कम कर रहे हैं, जब हम एक्स की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो स्लोप है, ये स्लोप भी नीचे की तरफ आता जा रहा है, ये स्लोप भी नीचे खिसक रहा है। स्लोप नीचे खिसक रहा है, डेल्टा वाई की वैल्यू कम हो रही है। सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू कम की, एक्स की वैल्यू कम होने से डेल्टा वाई की वैल्यू कम हुई। डेल्टा वाई की वैल्यू कम हुई तो ये जो स्लोप है वो नीचे गिरना स्टार्ट करता है, स्लोप ने नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। अब फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक्स की वैल्यू और कम कर दी। जब हमने एक्स की वैल्यू और कम की तो हमें तीसरा स्लोप मिल गया इस तरह से। फिर हमने एक्स की वैल्यू और कम की, जब हमने एक्स की वैल्यू और कम कर दी तो हमें लास्ट स्लोप मिला। और जो ये लास्ट स्लोप हमें मिला वो स्लोप कुछ ऐसा था, यहाँ पे तो आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ इस तरह का था। ये जो स्लोप मिला वो कुछ इस तरह का था, जो कि इस कर्व को यहाँ पे टच कर रहा था, केवल टच कर रहा था। ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा था, किसी पॉइंट पे ये इसको टच कर रहा था। इस तरह का स्लोप हमें मिला, तो वहीं पर हमने इस स्लोप को कह दिया टेन थीटा, वहीं पर हमने इस स्लोप को कह दिया टेन थीटा। तो पहले जब ये इस कर्व को क्रॉस कर रहा था दो पॉइंट पे, तो हमने इसको सेकंड कहा था, और जब इसने टच किया इस कर्व को किसी पॉइंट पर तब हमने इसको टेंजेंट कहा। और यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू जो है वो काफ़ी स्मॉल हो गई। कैसे स्मॉल हो गई, यहीं पर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू काफ़ी, चलिए चेक करते हैं। कुछ इस तरह से था, ये एक टेंजेंट यहाँ पे बना, और टेंजेंट बनने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह की छोटी सी वैल्यू बनी। तो ये जो छोटी सी वैल्यू बनी इसको तो हमने कह दिया डी वाई, और यहाँ पर इसको हमने कह दिया डी एक्स। तो अब इसमें जो रेशो है डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही y का डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम फॉर्मूलेज पे आते हैं। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने होंगे। सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है इन फॉर्मूलेज पे। मैंने यहाँ पे ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लिए हैं। आपको मैथ्स की कोई बुक लेनी है, फॉर्मूलेज एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। आपको कोई मैथ्स की बुक लेनी है, मैथ्स की बुक लेके उसमें डिफरेंशिएशन की जो क्वेश्चंस हो उन्हें सॉल्व करें। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का काफ़ी यूज़ आएगा, सो ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें कर लें। तो सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो है डी बाई डी एक्स। इनपुट में हमने लिया है कांस्टेंट, जब फंक्शन हमने लिया है वो है कांस्टेंट फंक्शन है। तो जब हम कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको ज़ीरो मिलता है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई टर्म कांस्टेंट ही है तो आप उसको डिवाइड कैसे करोगे, आप उसमें डिफरेंस कैसे लेके आओगे, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो ही होता है। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर n। इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा n एक्स पावर n माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लें, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x पावर 4 ले लूँ, अगर मैं एफ एक्स की जगह x पावर 4 रख दूँ तो n की वैल्यू कितनी है, 4 है। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन में लिख सकता हूँ 4x पावर 3। समझ में आया। ठीक इसी तरह से सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू x पावर माइनस 7 रखूँ
तो मुझे डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू कितनी मिलेगी, -7। और जब मैं -7 में +1 करूँगा, सॉरी -7 था और -7 में मुझे -1 करना था, तो मुझे यहाँ पे -8 मिलेगा। क्लियर, -8 मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं अगले फॉर्मूले के बारे में। अगले फॉर्मूले के बारे में। देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला है y इक्वल्स टू d/dx c f(x) इज इक्वल्स टू c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो c को हम बाहर ले लेंगे और हम केवल f(x) का ही डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। इफ़ c इज़ 4, अगर मैंने c की वैल्यू 4 रखी है और f(x) की वैल्यू मैंने ली है x पावर -5, दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 -5 और यहाँ पे -6 होगा फिर से, और यहाँ भी -6 होगा, -4 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 - 5 x पावर -6 इक्वल्स टू -20 x पावर -6। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर है y इक्वल्स टू dy/dx u प्लस वी। दैट मीन्स हमने क्या कर दिया, दो वैल्यूज़ का एडिशन कर दिया। जब हम इन दो वेरिएबल्स का एडिशन करेंगे तो हमको बस अलग अलग उनका डिफरेंशिएशन कर देना है और उनको ऐड कर देना है। समझ में आया? इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस किया है, मतलब दो वैल्यू को हमने माइनस किया है, सब्ट्रैक्शन किया है। जब हमने सब्ट्रैक्शन किया है तब उस कंडीशन में हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं। हमने लिखा है u माइनस वी, तो मैं यहाँ पे अलग अलग डिफरेंशिएशन करूँगा और दोनों को मैं सब्ट्रैक्शन में वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। आगे हम देखते हैं अगले फॉर्मूले के बारे में। मैंने यहाँ लिखा है y इक्वल्स टू dy/dx uv। तो uv जब मैंने यहाँ पे लिखा है तो मैं u और v को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमने देखा समेशन, उसके बाद हमने देखा सब्ट्रैक्शन। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जब हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक टर्म को कॉन्स्टेंट रखना है और दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। फिर क्या करना है, प्लस करना है, अगले वाले को कांस्टेंट रखना है और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है। समझ आया? चलिए आगे बात करते हैं। y इक्वल्स टू dy/dx, हमने समेशन के बारे में बात कर ली, डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर ली, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे डिवीज़न के बारे में। हमने यहाँ पे क्या किया है, u में किसको डिवाइड किया है, v को डिवाइड किया है, सॉरी u को डिवाइड किया है v से। जब हम u को v से डिवाइड करेंगे तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले v को कांस्टेंट रखना है। दैट मीन्स जो नीचे जो टर्म आ रही है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद u को तो हम कांस्टेंट रखेंगे और v का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर? अपॉन हमें लिखना है v²। ये इसका फॉर्मूला है। इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है। फॉर एग्जांपल f(x) की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है f(x), या मैं कह सकता हूँ u/v। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है। u की वैल्यू है मेरे पास x² + 2x और v की वैल्यू है मेरे पास x पावर -5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सभी वैल्यूज पुट कर दी। देखिए यहाँ पे क्या है, v है, यहाँ पे क्या है, u की वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, u है, और यहाँ पे v है, और यहाँ पे v का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, किस तरह से यूज़ आता है और क्या क्या हमको करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, वो हम कैसे करेंगे। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ये सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूले हैं, ये सब आपको याद करने हैं। इनका अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको लर्न करने होंगे। क्लियर? हम अगले फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। ये लोगरिथमिक फंक्शंस होते हैं। इनकी कुछ अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम बात कर लेंगे इनके बारे में। ग्राफ के बारे में जब हम बात करेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे। लोगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, जब इनका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा 1/x।
जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, इनकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log ई एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। इसी तरह से अगले फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, y इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स ई पावर एक्स। अगर हम ये ई पावर एक्स क्या है, जिस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी होते हैं जिनको हम ई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ई एक्स ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगले फंक्शन के बारे में। मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन साइन एक्स डिग्री। साइन एक्स डिग्री का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो मुझे इस डिग्री को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। हम जानते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपॉन 180 रेडियन से। तो मैंने यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई किया है पाई अपॉन 180 से। तो मुझे पाई अपॉन 180 तो क्या मिल गया, पाई अपॉन 180 तो मुझे कांस्टेंट टर्म मिल गई। क्या मिला, कांस्टेंट टर्म मिल गई। तो इस कांस्टेंट टर्म को तो मैं बाहर ले लूँगा, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस एक्स डिग्री होगा यहाँ पे। अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह, समझ आया, लेकिन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन के अंदर हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा से। तो ये मैक्सिमा मिनिमा क्या है, मैक्सिमा मिनिमा भी एक फंक्शन ही है जिसको हमें फाइंड करना होता है। तो मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, जिस तरह से आपके पास कोई इक्वेशन दी जाती है, और उस इक्वेशन के अंदर अगर y आपका आउटपुट होता है और x आपका इनपुट होता है, तो उससे आपको एक फंक्शन मिलता है, और उस फंक्शन में हमको चेक करना होता है कि जो आउटपुट हम ले रहे हैं उसकी वैल्यू कब मैक्सिमा होगी और कब उसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो उसकी वैल्यू कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें वो कंडीशंस पता होंगी तो हम फाइंड कर सकते हैं कि आउटपुट की वैल्यू कब मैक्सिमम हो जाएगी और कब मिनिमम हो जाएगी। तो उन्हें फाइंड करने के लिए यहाँ पर दो कंडीशंस दी हुई हैं। मैक्सिमा के लिए दो कंडीशंस अलग हैं और मिनिमम के लिए दो कंडीशन अलग हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए, मैक्सिमा के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमा के लिए पहली कंडीशन है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन जो है वो 0 होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी 0। इसका मीनिंग ये है कि टेन थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। टेन थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसका मीनिंग थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर है, देखें इस ग्राफ में, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर दोनों जगह पे जो टेन थीटा है या जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू 0 है, स्लोप 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है। इज इट क्लियर? चलिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे मैक्सिमा कब मिलेगा, मुझे इस ग्राफ में मैक्सिमा कब मिलेगा। इस ग्राफ में मैक्सिमा फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जहाँ पे मुझे 0 मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है मुझे 0, तो इससे मुझे कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। अगर मैं इधर जाऊं तो 0 के बाद ही तो मैक्सिमा आता है, ये वाला कर्व मिल रहा है, तो मैं यहाँ से इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे एंगल हो गया थीटा। अब मुझे बताइए, ये थीटा जो है वो थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में गया। अगर थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में गया तो थीटा की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि टेन थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। दैट मीन्स हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो हमने टेन थीटा तो 0 देख लिया कि उसका टेंजेंट जो है वो 0 होना चाहिए, लेकिन 0 के बाद हमें जाना है आगे, तो मुझे मैक्सिमा मिलेगा।
तो जीरो के बाद मुझे जाना है, इसलिए फिर से मैं क्या करूँगा, जो मुझे dy बाई डी एक्स मिला था उसका डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो हमने कर ही लिया और उसकी वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड टाइम फिर से उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैंने सेकेंड टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, जो मैंने लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब मैंने कहा है कि ये जीरो से लेस होना चाहिए, जीरो से लेस होना चाहिए। देखो यहाँ पे जब जीरो से आगे हम चलते हैं तो इस स्लोप पे, ये जो हमें कर्व मिला, इस स्लोप पे अगर हम बात करें, इस स्लोप के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब जीरो से कम होती है, तो इसीलिए ये यहाँ पे जीरो से कम आया है। तो इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि डी वाई बाई डी एक्स को जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो वहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको ज़ीरो से कम मिलनी चाहिए, मतलब नेगेटिव मिलनी चाहिए। तो उस पॉइंट पर x की उस वैल्यू पर y मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पर देखें कि मैक्सिमा कहाँ पर है, x1 आप देख रहे हैं इस वैल्यू पर मैक्सिमा है, ठीक है। ये वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमा की कंडीशन है। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमा के बारे में। चलिए मिनिमा देखते हैं। अब मिनिमा है कहाँ इन दोनों कंडीशंस में, ये रहा इसका मिनिमा। तो y मैक्सिमा कहाँ पर है, यहाँ पर, और y मिनिमा कहाँ है, यहाँ पर। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। पहली कंडीशन ये है कि dy अपॉन डी एक्स शुड बी ज़ीरो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, वो हमने देख लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। अब आप मुझे बताइए कि जीरो से हमें आगे बढ़ना चाहिए या पीछे जाना चाहिए। मिनिमा कहाँ पर होता है, कि जीरो से आगे होता है या जीरो से पीछे होता है मिनिमा। ऑब्वियसली ये मिनिमा जीरो से पीछे ही होगा। तो अगर ये पीछे है तो मैं यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करता हूँ। और यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है ये, ठीक है। यहाँ पे एंगल है मेरे पास थीटा। देखिए इस स्लोप में ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल मैंने कहाँ से मेजर किया है। ये थीटा एंगल मैंने मेजर किया है इस तरह से। जो ये हमारे पास हम जो थीटा मेजर करते हैं वो यहाँ से करते हैं इस तरह से, लेकिन मैंने इसको मेजर किया है इस तरह से। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये थीटा जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है, ये थीटा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं इधर से लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इधर से मेजर करता हूँ तो कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। अगर मैं इधर से मेजर करता हूँ, इसका मीनिंग ये है कि मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस एंगल के बारे में, तो हमें पता है कि ये किस में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या है, नेगेटिव होता है, बिल्कुल नेगेटिव होता है। लेकिन जब ये नेगेटिव है तो हम चल किधर रहे हैं, हम क्या इधर चल रहे हैं, नहीं, हम इधर नहीं चल रहे, हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्लॉकवाइज दैट मीन्स हम थीटा कैसे लेते हैं, नेगेटिव। थीटा कैसे लेते हैं, नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, हमें यहाँ लिखना चाहिए -10 और -थीटा। समझ में आया। मैंने आपसे कहा है कि मिनिमा फाइंड करने के लिए हमको पीछे चलना होगा, इधर चलना होगा, पीछे चलना होगा। तो जीरो से पीछे कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। तो हमें यहीं से तो एंगल मेजर करना होगा, हमें
यहीं से एंगल मेजर करना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, -tan थीटा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया इसलिए -tan थीटा, और हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे -थीटा लिखा हुआ। अगर हम इस तरह से चलते तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, +tan थीटा लिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है -tan थीटा। तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा, tan थीटा। दैट मीन्स मिनिमा फाइंड करने के लिए मुझे tan थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव चाहिए तो कंडीशन क्या हो जाएगी, d2y/dx² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये मिनिमा की कंडीशन है। आपको समझ में आया? देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। पहला एग्जांपल है मेरा ये, और सेकंड एग्जांपल है ये। इस एग्जांपल में पूछा क्या जा रहा है वो हम देखते हैं। एग्जामाइन ईच फंक्शन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। एग्जामाइन ईच फंक्शन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट मीन्स आपको इसमें इस फंक्शन को फाइंड करके ये बताना है कि वो फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा फंक्शन है, और x की कौन सी वैल्यू पे वो मैक्सिमा होगा और कौन सी वैल्यू पे मिनिमा होगा। चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं y = x³ - 3x² + 2 के बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है dy/dx, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन मुझे मिला है 3x² - 6x। अब मैं dy/dx को 0 के इक्वल पुट करूँगा, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए फर्स्ट कंडीशन यही थी। तो फर्स्ट कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं। पहले मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया, 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू मुझको क्या मिली, 2 मिल गई। x की वैल्यू मुझे 2 मिली। अब मैं क्या करूँगा, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा, किसका, इस इक्वेशन का। तो जब मैं फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे मिलेगा 6x - 6। अब x की वैल्यू वहाँ पे मुझे कितनी मिली थी, 2 मिली थी। तो x की वैल्यू को हम 2 पुट कर देंगे, पुट x = 2। और जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो मुझे 6 मिला, पॉजिटिव 6 मिला। अब ये जो पॉजिटिव 6 मिला है ये 0 से क्या है, ग्रेटर है। और अगर 0 से ग्रेटर है और dy/dx = 0 मैंने पुट किया था, और d2y/dx² की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो ये किसकी कंडीशन है, या मिनिमा की कंडीशन है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे मिनिमा मिलेगा। कब मिलेगा, x = 2 पर मिनिमा मिलेगा। तो फंक्शन क्या है, मिनिमा है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड हमारे पास फंक्शन है, और इस फंक्शन में मैंने लिखा है y = 2x³ + 3x² - 12x - 4। dy/dx फाइंड करें, 6x² + 6x - 12 = 0। इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है, तो हमने पुट किया, और x की भी मुझे यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिली हैं। पहली वैल्यू जो मुझे मिली है वो वैल्यू मिली है मुझे -2 और 1। पहली वैल्यू मुझे मिली है -2 और सेकंड वैल्यू मिली है मुझे 1। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, d2y/dx² फाइंड करना है, मतलब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। ये मैंने डबल डिफ्रेंशिएशन किया और मुझे 12x + 6 मिला। यहाँ पर x की वैल्यू में -2 पुट करूँगा। जब x की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिला, -18 इस -18 मिला। तो -18 जो है वो 0 से क्या है, लेस है। ये कौन सी कंडीशन हुई कि dy/dx की वैल्यू 0 पुट करने पर d2y/dx² की वैल्यू अगर मुझे 0 से कम मिलती है तो वो कंडीशन है मैक्सिमा की कंडीशन। ठीक है, यह मैक्सिमा की कंडीशन है। अब आपको क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू 1 पुट करके देखना है। तो आपको ये फाइंड करना है कि वो वैल्यू मिनिमा की होगी या मैक्सिमा की होगी। चलिए आप क्या फाइंड करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो 12 + 6 कितना हो जाएगा, फिर से 18। कितना होगा, फिर से 18। लेकिन ये 18 पॉजिटिव होगा। अब अगर 18 पॉजिटिव है दैट मीन्स कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है मिनिमा की कंडीशन को।
और ये अगर मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन मिनिमा होगा, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हमारा फिनिश हो चुका है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो इंटीग्रेशन के ऊपर होगा, और इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड था। इस लेक्चर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपना ध्यान रखें। इस समय इस लॉकडाउन की सिचुएशन में घर पर ही रहें, अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों का भी, और पढ़ाई के बारे में बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ाई करें। इस चैप्टर के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगा। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।